डीएनए के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, उसमें चरगाफ रूल के बाद कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट हैं डिस्कशन के लिए। क्या पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन बनने वाले। अगला पॉइंट आता है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। नाम से समझना है, मेल्टिंग करने का मतलब ये नहीं कि डीएनए को पिघला के भगा देना है, नहीं। मेल्टिंग शब्द का यहाँ जो अर्थ है उसको पहचानना है। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए, और सिंबल लिखा जाता है टीएम, कैपिटल टी और नीचे उसके स्मॉल एम लिखा जाता है। इसको बोलते हैं टीएम वैल्यू, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। किस चीज को बोल रहे हैं मेल्टिंग टेम्परेचर? जितना टेम्परेचर देने से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, कैसा था डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे। लेकिन अगर टेम्परेचर देंगे इसको तो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टेम्परेचर के कारण टूट जाएंगे और ये दो स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। कितना टेम्परेचर देने पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटकर दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, यही वैल्यू कहलाती है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। क्या लिखा है? टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर सेपरेटिंग टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ताकत लगा के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने? ना, टेम्परेचर के द्वारा। कैसे तोड़ने? टेम्परेचर के द्वारा तोड़ने। जितने टेम्परेचर से टूटेंगे यही क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर है। अब यहां ये एक तो मीनिंग पता चल गया, फिर इस पर बढ़िया क्वेश्चन बनता है। हम कह रहे हैं क्या तोड़ रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं। ये कहता है पॉइंट अगला, हायर इज द जीसी कंटेंट, जिस डीएनए में जीसी वाले पेयर ज्यादा होंगे, मोर इज द वैल्यू ऑफ टीएम, उसकी टीएम वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा आएगी जिस डीएनए में जीसी कंटेंट जितना ज्यादा होगा। क्यों? एकदम सिंपल, जीसी में हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल है, जबकि ए और टी वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड डबल है। अगर जी और सी वाले पेयर्स ज्यादा हैं, अगर ऐसे पेयर्स ज्यादा हैं जी सी वाले, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो ज्यादा हो जाएंगे। ए टी वाले पेयर के हाइड्रोजन बॉन्ड कम, जी सी वाले पेयर के हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा। तो इसलिए जीसी रिच जो डीएनए होगा जिसमें जीसी कंटेंट ज्यादा है, उसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण उसकी टीएम वैल्यू ज्यादा आएगी। तो दो पॉइंट आने चाहिए समझ में। एक, जितना टेम्परेचर देने से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटकर ये अलग अलग हो जाए, डीएनए के दो स्ट्रैंड अलग हो जाएं, वही टीएम वैल्यू कहलाता है। जिसमें जीसी ज्यादा उसकी टीएम वैल्यू भी ज्यादा। और रिप्रेजेंट किया इसको मैंने, एक तो पहले नया शब्द लेकर आया मैं, डीनेचुरेशन। ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड को अलग करना है, टेम्परेचर देकर अलग करना है, ये डीनेचुरेशन भी कहलाता है डीएनए का। ये डीएनए का डीनेचुरेशन भी कहलाता है। तो इसका मतलब आप मेल्टिंग करने का मतलब क्या है? डीनेचुरेशन करना। तो डीनेचुरेशन करने का मतलब ये है डीएनए की मेल्टिंग करना। मैंने कहा था ना, यहां मेल्टिंग शब्द का अर्थ कोई इसको लिक्विड बना के पिघला के बहाना नहीं है। यहां मेल्टिंग शब्द का अर्थ है डीनेचुरेशन, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना। फिर यहां इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रोटीन के रेस्पेक्ट में कंपेयर करके। डीएनए का जो डीनेचुरेशन है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब आपने हाई टेम्परेचर देकर दो स्ट्रैंड अलग किए, यदि आप लो टेम्परेचर कर देंगे तो ये स्पॉन्टेनियसली वापस अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर फिर से जुड़ जाएंगे। वो मैंने यहां डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। ऐसे कोई भी रैंडम सीक्वेंस लिखी है, इस रैंडम सीक्वेंस में आप नोटिस करेंगे ये एटी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जीसी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल डबल डबल, फिर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। आप इसको यदि हाई टेम्परेचर देंगे, इधर लिखा हाई टेम्परेचर, एरो पे ध्यान देना है, तो परिणाम क्या होगा? डीएनए के दो स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और अब यहां इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सेपरेट हो गई है, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेटेड। ये अब मतलब इसकी मेल्टिंग हो गई हाई टेम्परेचर के कारण। वापस लो टेम्परेचर कर देंगे अगर, तो लो टेम्परेचर इसको वापस क्या कर देगा? रीनेचर कर देगा। मतलब इसका जो डीनेचुरेशन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है डीएनए का। तो देखो क्या क्या बातें आपने जानी। टीएम वैल्यू क्या होती है?
जिसमें जीसी ज्यादा, उसके हाइड्रोजन टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा। आपको कैसे क्वेश्चन देगा, जैसे मैंने कोई भी रैंडम सीक्वेंस लिख दी, ऐसे 4 ऑप्शन बनाता है, जिन 4 ऑप्शन में कुछ अलग अलग सीक्वेंस लिख के रखता है। आपको गिनती गिननी है, जिसमें जीसी वाले पेयर ज्यादा हैं वही डीएनए ज्यादा टेम्परेचर डिमांड करेगा, उसकी टीएम वैल्यू ज्यादा होगी जीसी वाले की। और फिर ये डीनेचुरेशन आपको शो कर दिया। क्या ये रिवर्सिबल है? यस। मैंने कहा कि प्रोटीन के कंपैरिजन में क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है प्रोटीन के कंपैरिजन में, यह जानना जरूरी है कि प्रोटीन के रेस्पेक्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। यहां सेपरेट नोट में मैंने मेंशन किया। प्रोटीन डीनेचुरेशन इज इरिवर्सिबल। ये पॉइंट मैंने प्रोटीन पढ़ाते हुए कहा भी था। तो डीएनए डीनेचुरेशन रिवर्सिबल, प्रोटीन डीनेचुरेशन इरिवर्सिबल। क्या एग्जांपल दिया था कि आप अंडे को हाई टेम्परेचर देके उबाल दो, अंडे के अंदर जो प्रोटीन थे, जो पहले आपको एक लिक्विड जैसी कोलॉइडल फॉर्म में दिख रहे थे, वो जम गए हाई टेम्परेचर से। अब आप अंडे को ठंडा कर दोगे तो क्या वो अंडा पहले जैसा वापस हो जाएगा? ना, प्रोटीन में जो बदलाव आ गया हाई टेम्परेचर से वो परमानेंट है। प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन है वो इरिवर्सिबल है, जबकि डीएनए का जो डीनेचुरेशन है वो रिवर्सिबल है। डीनेचुरेशन का मीनिंग बता दिया और टीएम का पॉइंट बता दिया, उससे क्या क्वेश्चन बनेगा ये बता दिया। तो ये टीएम का पॉइंट आ गया एक्स्ट्रा। ये आसान है। कई बार कैसे क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करता है, ये नहीं कहेगा कि मेल्टिंग टेम्परेचर, बस सिंपल कह देगा कि क्या टेम्परेचर से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जा सकते हैं? यस। चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा वापस बन सकते हैं? यस। मतलब लेवल होते हैं अलग अलग क्वेश्चन बनाने के। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना है, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करो। फिर बिना टेक्निकल लैंग्वेज के भी क्या इसमें से क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल। तो इसकी जानकारी आपको चाहिए। फिर इसके बाद ऐसा ही एक और एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पॉइंट लिया। ये एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में कुछ पुराने क्वेश्चंस में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? डीएनए के द्वारा अल्ट्रावोलेट लाइट को एब्जॉर्ब करना, अल्ट्रावोलेट लाइट एब्जॉर्प्शन बाय डीएनए। सबसे पहले फैक्चुअल सवाल पूछेगा आपसे कि डीएनए किस वेवलेंथ की लाइट को या किस वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। वो एकदम रटा हुआ होना चाहिए, सटीक 260 नैनोमीटर। ये याद होना चाहिए कि डीएनए एब्जॉर्ब करता है 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को। ये आपसे क्यों पूछा जाता है? कैसा क्वेश्चन सामने आ सकता है? आपसे कहेगा कि आपने कुछ सेल सैंपल लिए, उनको तोड़ दिया सेल को, और उनका टूटा हुआ कंटेंट एक टेस्ट ट्यूब में भर दिया। ट्यूब में भरने के बाद आप कैसे पता लगाएंगे कि इस कंटेंट में, सेल के कंटेंट में जो आप लेकर आए हैं, इसमें डीएनए की उपस्थिति है या नहीं, वेदर डीएनए इज प्रेजेंट और नॉट। तो आपका क्या तरीका? आप तुरंत कहेंगे कि हमें बताया गया था 260 नैनोमीटर के बारे में। ऐसा करो, इसके ऊपर, ट्यूब के ऊपर 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन डाल के देखो और ये पता करो कि क्या ये रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब हुए या नहीं। मैंने रिजल्ट लिखा, लार्ज पार्ट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड इन सैंपल। ये रेडिएशन काफी डाले, थोड़े से बाहर वापस जा रहे हैं ट्रांसमिट होके। कुछ तो होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि 100% एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन काफी भाग इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। इसका रिजल्ट क्या आया? ये रिजल्ट बताता है कि इसका मतलब इस सैंपल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ये प्रूव हो गया। तो इस पर्पज के लिए इसका उपयोग होता है। यही पॉइंट यहां लिखा है मैंने। ये जो एब्जॉर्प्शन है, इट इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन अ सैंपल। ये किसी सैंपल में डीएनए की प्रेजेंस को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ये एब्जॉर्प्शन की बात आ गई। फिर आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं, हो सकता है एग्जामिनर नहीं पूछे, लो जी अल्ट्रावोलेट लाइट तो नुकसानदायक होती है। अरे हम यहाँ नुकसान फायदे की बात थोड़ी कर रहे हैं सर। अल्ट्रावोलेट लाइट डीएनए को डैमेज कर सकती है, पक्का कर सकती है, उनकी आज भी कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये तो सैंपल के सेल तो ये मर चुके ना, यहाँ तो आप इसको जांच कर रहे हैं ना केवल। अब यहाँ आपको उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है यहाँ, तो ये तो डेड मटेरियल का सैंपल है। सो यू आर नॉट वरीड अबाउट डैमेज टू डीएनए। आप यहाँ उसके बारे में चिंतित नहीं, आप तो केवल प्रेजेंस जानना चाह रहे हैं ना।
इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनते हैं? ये कॉन्सेप्ट आता है कि डीएनए जो डीनेचर्ड डीएनए होगा, डीनेचर्ड डीएनए मतलब जिसके स्ट्रैंड क्या हो गए, सेपरेट, वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। और ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है? हाइपरक्रोमिसिटी। ये शब्द याद रखना है, हाइपरक्रोमिसिटी। तो डीएनए जब डीनेचर होगा तो वो ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा अल्ट्रावायलेट लाइट को। मैंने कैसे दिखाया उसको, बहुत गुड क्वालिटी का क्वेश्चन बनता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके ऊपर अगर आप 260 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट लाइट डाल के देखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ये ग्राफ में एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ, सिंबल किसका है? वेवलेंथ का सिंबल है। और ये एब्जॉर्प्शन। जब तक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, आपने उसको 260 नैनोमीटर की लाइट दी, आसपास और भी लाइट दी है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका कर रहा है? 260 नैनोमीटर का। सपोज यहां पर ये 240 की वैल्यू है, यहां पर 280 की वैल्यू है, तो डीएनए प्रेजेंट है, यस, 260 का एब्जॉर्प्शन हुआ। ये अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आ गया इतना। अब जब आपने क्या किया, हाई टेम्परेचर देकर पहले इसको डीनेचर कर दिया, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग कर दिए। अब इन स्ट्रैंड्स को अलग करने के बाद इस पर फिर वैसी ही लाइट डाल के देखो। जब इस पर लाइट डाल के देखी तो क्या इसने अभी भी 260 को एब्जॉर्ब किया? यस। अब देखो इस पीक की, पीक मतलब ये जो ग्राफ में हाइट आ रही है, इसकी ऊंचाई, इस केस में जो पीक की ऊंचाई आ रही है वो काफी ज्यादा आ रही है, इस केस में जो पीक की ऊंचाई है वो कम है। तो इसका मतलब डीनेचर होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन का अमाउंट है वो बढ़ गया। ग्राफ ध्यान से देखना है, एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ दी, किसका एब्जॉर्प्शन किया? 260 का। डीनेचर्ड ने ज्यादा एब्जॉर्प्शन किया क्योंकि उसकी पीक की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है। वाई एक्सिस क्या दिखा रही है? एब्जॉर्प्शन। तो डीनेचर्ड डीएनए ने ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब किया। आपसे क्वेश्चन, साधारण सवाल पूछना होगा तो डीएनए किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 260 नैनोमीटर। नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एब्जॉर्प्शन अमाउंट ज्यादा है या डीनेचर्ड का? डीनेचर्ड का अमाउंट ज्यादा। और अगर और बढ़िया एग्जामिनर हुआ तो आपसे पूछेगा डीनेचर करने से एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया, तो इससे समझ के ये बताओ कि एब्जॉर्प्शन करने में, यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन करने में मेन रोल शुगर का है, फॉस्फेट का है या नाइट्रोजन बेस का? आई रिपीट माई क्वेश्चन। पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसके द्वारा 260 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन हुआ लेकिन अमाउंट कम। जब टेम्परेचर देकर उसको डीनेचर कर दिया, अलग अलग हो गए स्ट्रैंड, अब इसने यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन किया और ज्यादा अमाउंट में किया। अब वो जानना चाहता है आपसे कि डीएनए में आपने 3 कंपोनेंट पढ़े थे न्यूक्लियोटाइड बनाने में, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। आपसे पूछ रहा है इससे क्या साबित होता है कि कौन रेस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन के लिए? साबित होता है नाइट्रोजन बेस रेस्पॉन्सिबल है। जब तक ये डबल स्ट्रैंडेड था तो नाइट्रोजन बेस ढके हुए थे दोनों स्ट्रैंड के बीच में, उनके पास तक रेडिएशन कम जा रहा था तो एब्जॉर्ब भी कम हो रहा था। लेकिन डीनेचर करने के बाद नाइट्रोजन बेस खुले में आ गए, अब वो दबे हुए नहीं है, जब ये खुले में आ गए तो इनके द्वारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ। तो इससे साबित होता है कि कौन रेस्पॉन्सिबल है इस एब्जॉर्प्शन के लिए? नाइट्रोजन बेस। सो डीनेचर्ड डीएनए शोज मोर एब्जॉर्प्शन। इससे साबित होता है दैट नाइट्रोजन बेसिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर यूवी एब्जॉर्प्शन। ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसके लिए नाइट्रोजन बेसिस रेस्पॉन्सिबल है। जो पहले ढके हुए थे अब खुले में आ गए तो एब्जॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ गया। ये और ये बढ़ा हुआ अमाउंट ही क्या कहला रहा है? हाइपरक्रोमिसिटी। हाइपरक्रोमिसिटी। फिर ये याद करने वाली इंफॉर्मेशन आ गई थोड़ी, ये पॉइंट भी एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है।
पर ये आपको थोड़ा 12th में जाकर सपोर्ट करेंगे, तो मैंने उनका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लिया है कि आपकी नॉलेज बेसिक तैयार हो जाए। मतलब इसमें एक्चुअली में डिटेल इससे ज़्यादा है, बट आई एम टेकिंग ओनली लिटिल पार्ट, ताकि आपका थोड़ा बेस तैयार हो। फॉर्म्स ऑफ डीएनए, एडीएनए ये कहलाता है एनहाइड्रस डीएनए। कैसे बनता है? यदि नॉर्मल जो डीएनए होता है बायोलॉजिकल, उसको यदि अल्कोहल से ट्रीटमेंट कर दे तो वो एडीएनए बन जाएगा। अल्कोहल से ट्रीटमेंट करने में क्या हुआ, ये अल्कोहल एक्ट करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, वाटर रिमूव करता है वहां से, आसपास के एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में वाटर का कंटेंट बदल जाने से उस डीएनए के स्ट्रक्चर और शेप पर थोड़ा डिफरेंस पड़ता है, जिसके कारण उसमें नाइट्रोजन बेस पेयर पर टर्न में भी डिफरेंस आएगा। जो नॉर्मल डीएनए आपने पढ़ा था उसमें कितने नाइट्रोजन बेस पेयर पर टर्न थे? 10। अच्छे से याद करवाया था, 10 बेस पेयर्स पर टर्न। यहां कितने आ गए? 11। मतलब आपको दो ही चीजें याद करनी है, एक एडीएनए, एडीएनए के नाम के साथ 11 एनबीपीएस। एनबीपीएस मतलब नाइट्रोजन बेस पेयर्स पर टर्न। एक घुमाव में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स? 11। सामान्य डीएनए में कितने थे? 10। पहले से डिटेल डायग्राम में बता रखा है। अल्कोहल पूछने के चांस भी आपसे बहुत ही पुअर है, नहीं पूछेगा। नाम याद रहे, 11 एनबीपीएस याद रहे, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर ऐसे कहानी आगे चलेगी जी। एडीएनए के बाद बी डीएनए, सी डीएनए, हाँ जी एबीसी चल रहा है, नर्सरी में वापस आ गए। ये बी डीएनए वही बायोलॉजिकल डीएनए है जिसका डिटेल पूरा पहले पढ़ चुके हो। सेल्स के अंदर पाया जाने वाला डीएनए फाउंड इन सेल्स, नॉर्मल बायोलॉजिकल डीएनए। जब बाय डिफॉल्ट कहीं बी ना लिखा हो, कुछ ना लिखा हो, खाली डीएनए लिखा हो, तो वो बात बी डीएनए के बारे में होती है। सो बाय डिफॉल्ट कौन सा डीएनए माना जाता है? बी डीएनए। और उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कितने एनबीपीएस, एनबीपीएस रट जाना चाहिए, एनबीपीएस नाइट्रोजन बेस पेयर्स पर टर्न कितने? 10। फुल डिटेल पढ़ चुके हो उसका, नॉर्मल बायोलॉजिकल डीएनए। फिर बोलता हूं, अगर ए बी सी कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा डीएनए माना जाएगा? बी डीएनए माना जाएगा, जो सेल्स के अंदर पाया जाता है। फिर सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। ये शब्द किसके लिए उपयोग होता है? ऐसा डीएनए जो आरएनए से सिंथेसाइज किया गया हो। क्या गड़बड़ नहीं करनी है सर, आरएनए से कैसे बना? प्रोसेस इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, मैंने कहा 12th में दिखेगा, लेकिन बेसिक आइडिया दिया, बन जाएगा बिल्कुल। आरएनए से डीएनए बनाओ, वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। फिर रटने का पॉइंट, इसमें कितने बेस पेयर्स पर टर्न एनबीपीएस? 9। पहले कितने थे? 11। फिर कितने आए? 10। फिर कितने आए? 9। तो ए में 11, बी में 10, सी में 9, ऐसे चल रहा है। और अब बाजी पलटेगी। ये 4th केस आ गया, जो आखिरी टाइप का डीएनए है, जेड डीएनए कहलाता है, जिगजैग डीएनए। जिगजैग का क्या मीनिंग है दिखेगा डायग्राम से। पहले ये पहचानना है कि एक तो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि इसको किसने खोजा है? अलेक्जेंडर रिच, हाँ नाम है साइंटिस्ट का, अलेक्जेंडर रिच। किसमें? एक इंसेक्ट में, फ्रूट फ्लाई में, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के अंदर। इसमें एनबीपीएस कितने हैं? 12। इसमें 12 एनबीपीएस नाइट्रोजन बेस पेयर्स पर टर्न प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा जिगजैग वर्ड का क्या मीनिंग है? जिगजैग वर्ड का मीनिंग है इसकी जो बैकबोन होती है वो जिगजैग होती है, बैकबोन जो होती है वो जिगजैग होती है, और एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है। बैकबोन जिगजैग, एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग। शो करता हूं, कंपेयर करना। ये जेड डीएनए है, मैंने कहा कंपेयर करना। नॉर्मल डीएनए की स्थिति कैसे बनाते हैं? सामान्य डीएनए, एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड। ये क्या समझाई थी? बैकबोन। नाइट्रोजन बेस पेयर अंदर की ओर थे, जैसे हमने कहा ए पेयर्स विद टी, सी पेयर्स विद जी, जी पेयर्स विद सी, टी पेयर, ए पेयर्स विद टी, और फिर से एक बार लिख दिया टी पेयर्स विद ए।
तो ये 5 इसमें आ गए, ऐसे 5 इसमें आएंगे। तो बैकबोन और अंदर की ओर नाइट्रोजन बेस पेयर्स। अब आप अंतर पहचानो, ये दिख रहा है इधर को, इसकी कॉइलिंग, ये जो कॉइलिंग दिख रही है वो ऐसे दिख रही है, और ये जो कॉइलिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा है उसके। और बैकबोन आड़ी तिरछी है, जिगजैग बैकबोन है, स्मूथ बैकबोन नहीं है, आड़ी तिरछी बैकबोन है, जिगजैग बैकबोन है इसमें। और इसके अंदर जो एनबीपीएस है वो कहाँ बताए, इतने में एक टर्न माना जाता है ये पूरा, इधर की साइड मिलाकर इसमें कितने 12 एनबीपीएस पाए जाते हैं, 12 एनबीपीएस पाए जाते हैं। और इसमें एक टर्न के अंदर कितने बताए थे, 10 एनबीपीएस पाए जाते हैं नॉर्मल बायोलॉजिकल डीएनए के अंदर। और रटवा दिया अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कितने बताए थे, 9, एनहाइड्रस में कितने बताए थे, 11। हाँ, आप एक्स्ट्रा सवाल कर सकते हैं, लो जी इसकी कमर तिरछी कैसे हो गई, इसको क्या हो गया, क्या समस्या है। भाई इसकी कमर जो तिरछी हुई है ना, इसका मतलब ये बैकबोन याद करो किसकी बनी हुई थी, शुगर फॉस्फेट की, शुगर एंड फॉस्फेट की इन्होंने बनाई थी बैकबोन। शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड कैसे थे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड थे इनके बीच में बॉन्ड कैसे थे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का एंगल आड़ा तिरछा होने लगे, स्टेबिलिटी कम हो जाए, उसी से बैकबोन आड़ी तिरछी हो जाएगी। मतलब वेरिएशन इन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंगल, वेरिएशन इन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंगल, इसके कारण ऐसा हो रहा है। और इससे इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी कम होगी, स्ट्रक्चर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, स्टेबिलिटी में भी कमी आएगी, ये जेड डीएनए की प्रॉपर्टी है, जिस पर इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे। सारी स्टोरी आपको ये जेड डीएनए के बारे में बता दी है। तो कंपैरिजन पहचानने हैं, ए डीएनए एनहाइड्रस कितने एनबीपीएस, 11, बी डीएनए नॉर्मल बायोलॉजिकल बाय डिफॉल्ट यही डीएनए होता है, क्या एनबीपीएस 10, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए 9, जेड डीएनए जिगजैग बैकबोन ड्यू टू वेरिएशन इन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंगल, क्या एनबीपीएस 12। ये प्रॉपर्टी है, एकदम सिंपल। ये आपने इसको याद किया, सिंपल रट्टा लगाएंगे। और हाँ, कई जब मैं कहता हूँ ना रट्टा लगाएंगे तो उसका मीनिंग होता है, मेडिकल का फील्ड ऐसा ही है। जब आप इवन मेडिकल पढ़ने जाओगे तो उसमें इतनी सारी मेडिसिन, इतने सॉल्ट याद करते हो, ये थोड़ी संभव है कि हर सॉल्ट के पीछे जो रिसर्च हुई है उसको पढ़ने लगो, एमबीबीएस पूरा नहीं होगा ऐसे। तो डॉक्टर रट्टा लगाता है उनका, डिजीज मेडिसिन, डिजीज मेडिसिन, डिजीज मेडिसिन, इस सिम्टम की ये दवाई है, इस लक्षण की ये दवाई है, इस लक्षण की ये दवाई है। ऐसे जाने कितने लक्षण याद होते हैं डॉक्टर को। आपको कोई दिक्कत होगी, डॉक्टर के पास गए और सब मजबूत रट्टा होता है, आप डॉक्टर के पास गए, जैसे ही आप सिम्टम बताना शुरू करते हो, लक्षण बताना शुरू करते हो, इतनी देर में तो डॉक्टर मेडिसिन लिखने लग जाता है अपने पर्चे पे। आपसे ये थोड़ी कहता है कि अच्छा तुमने आज बता दिया, अभी तो मुझे याद नहीं है, कल खोज के बताऊंगा, कल आना। कल तक तो पेशेंट और फैल जाएगा, पता नहीं निकल नहीं रहे, ज़्यादा मुसीबत होगी। तो ऐसे नहीं होता है, सब स्ट्रॉन्ग रट्टा है डॉक्टर का, सब याद कर रखा हुआ है इसने। तो एकदम सीढ़ी बना लो दिमाग में कि अच्छे से चीज़ों को याद करना है, कॉन्सेप्ट भी दिमाग में बैठना चाहिए और रट्टा भी बैठना चाहिए, दोनों चीज़ों से काम चलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में बता दी हैं यहाँ पर, इसको रिवाइज करेंगे। ये डीएनए की स्टोरी हमारी पूरी हो गई है। जो पॉइंट्स हमने डीएनए के बारे में पढ़े हैं उनके एनसीईआरटी कनेक्टिविटी भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहता है, वही स्टोरी है, फिर भी उसकी लाइन में एक दो टेक्निकल वर्ड आते हैं, वो बताता हूँ। यहाँ से है, ये कहता है इन न्यूक्लिक एसिड्स, ये न्यूक्लिक एसिड्स के केस में यहाँ पर मेंशन करता है कि इन न्यूक्लिक एसिड्स, एसिड ऑफ फॉस्फेट मोइटी, जब कहता है फॉस्फेट मोइटी तो ये मैंने कहा ना इंग्लिश वर्ड लेके आता है मोइटी। मोइटी शब्द का अर्थ होता है यूनिट, फॉस्फेट यूनिट, मतलब वो फॉस्फेट इकाई, कोई पार्ट या यूनिट को क्या बोलते हैं, मोइटी बोलते हैं। लिंक्स द 3' कार्बन ऑफ वन शुगर,
of one nucleotide to 5 prime carbon of the sugar of the succeeding nucleotide। मतलब एक का 3 प्राइम और दूसरे का 5 प्राइम शुगर को फॉस्फेट जोड़ेगा। ये रहा डायग्राम में, यहां पर देख लो, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम पर यहां पर OH था और ये बीच में फॉस्फेट आ गया और ये बाहर कार्बन 5 प्राइम वाला और इसको जोड़ रहा है, तो इसका 3 प्राइम है और इसका 5 प्राइम है। बिल्कुल सही बोल रहा है कि एक का 3 प्राइम कार्बन और अगले का, ये अगला न्यूक्लियोटाइड है सीक्वेंस में, अगले न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम कार्बन को कौन जोड़ता है? फॉस्फेट जोड़ता है। फॉस्फेट यूनिट या फॉस्फेट मोइटी के माध्यम से जुड़ा होता है, ऐसा कह रहा है। तो इसका मीनिंग बताया, ये मुश्किल लाइन थी, उसका मीनिंग बताया आप लोगों को कि ये इसका मीनिंग क्या है। फिर आगे क्या कहता है, इसी बॉन्ड को, द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ शुगर इज एस्टर बॉन्ड। यदि आधा एक साइड की बात करें तो एस्टर बॉन्ड है और दोनों साइड के शुगर के साथ जो बॉन्ड बन गया टोटल मिला लें तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है, इज एस्टर बॉन्ड। एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड, फॉस्फेट के दोनों तरफ का एस्टर बॉन्ड मिला ले, इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। टोटल मिलाकर क्या बन जाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर। मतलब क्या कह रहा है, इस फॉस्फेट का यहां पर जो बॉन्ड है, इस फॉस्फेट का बॉन्ड, ये बॉन्ड जो यहां पर है, ये बॉन्ड एक तरफ एस्टर बॉन्ड, दूसरी तरफ एस्टर बॉन्ड, तो ये एस्टर और टोटल मिलाकर ये पूरा का पूरा फॉस्फोडाइएस्टर। इधर भी ऐसे है, इधर एस्टर और ये फॉस्फोडाइएस्टर। फिर जो मैंने समझाया था वो आपको यहां एनसीईआरटी में भी देखने के लिए मिलेगा। क्या समझाया था कि दोनों की शुगर का डायरेक्शन उल्टा। आप देखो, ये इसकी शुगर्स है और ये इसकी शुगर है, डायरेक्शन उल्टा नजर आ रहा है ना। मतलब ये इसी को इसने हाईलाइट किया। कैसे करके समझाया था मैंने एंटी पैरेलल में, कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, अपोजिट जा रहे हैं, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम। एरो किधर दिखाया जाता है डायग्राम में? 5 से 3 की ओर दिखाया जाता है एरो। तो जो इनके शुगर्स हैं, ये बार बार भाग जाता है, हाँ, जो इनके शुगर्स हैं उनके डायरेक्शन उल्टे हैं, ये मैंने समझाया था। आगे के पॉइंट में क्या कहता है एनसीईआरटी, फॉस्फोडाइएस्टर के बाद, न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो एनसीईआरटी कितना चालाक है, आपने तो एक डबल हेलिक्स पढ़ा है, वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का। जब तक कोई फोल्डिंग नहीं हो तो प्राइमरी, हेलिक्स बना दिया तो सेकेंडरी। बच्चे का डाउट होता है सेकेंडरी किसको कह रहा है? हेलिक्स को कह रहा है। फिर क्यों कह रहा है इसमें वाइड वैरायटी? मैं थोड़ा हिंट दे के आया हूं पहले ही, हर एक जैसा नहीं है हेलिक्स भी, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, थोड़े अंतर है ना उनके बीच में। तो इसने नाम तो सबके नहीं लिए पर यह बोल दिया कि वैरायटी होती है। फिर आगे कहता है, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज द फेमस वाटसन क्रिक मॉडल, जिसका हमने डिटेल डिस्कस किया। दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स, द 2 strands of polynucleotides are anti-parallel, पूरा डिटेल बता दिया, रन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जिसको मैंने बहुत बार उपयोग किया, द बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, शुगर फॉस्फेट शुगर, यही तो रिपीट हो रहे हैं, शुगर फॉस्फेट शुगर, ये आ रहे हैं। और जो नाइट्रोजन बेस है तो वो तो अंदर की ओर है, ये रहा नाइट्रोजन बेस, ग्वानिन, थायमीन, भाग जा रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है मुझे। ये ग्वानिन, थायमीन, ये तो अंदर की ओर है, साइटोसिन, एडेनिन, ये अंदर की ओर है। इसका मतलब ये पॉइंट यहां पर मेंशन करता है। फिर उसके बाद आगे क्या कहता है, द नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन। नाइट्रोजन बेस देखो इसके परपेंडिकुलर, लगभग परपेंडिकुलर, मोर और लेस कहने का मतलब है लगभग परपेंडिकुलर, अंदर की ओर है, बट फेस इनसाइड, अंदर की ओर होते हैं। ए एंड जी ऑफ वन स्ट्रैंड कंपल्सरली बेस पेयर्स विद टी एंड सी रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए का पेयर किसके साथ? टी, जी का पेयर किसके साथ? सी। हम थोड़ी साधारण लैंग्वेज में लिखते हैं, इसको इतनी खास लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है ये पॉइंट बताने के लिए भी, बहुत नालायक है, इतनी फालतू अंग्रेजी लिखता है, बच्चा बेचारा अंग्रेजी का शिकार हो जाता है। ये कहानी आ गई इसकी। फिर इसके बाद देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये पूरा डिटेल दे चुका हूं। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बताए, एटी के बीच में, जीसी के बीच में 3 बताए, 36 डिग्री का एंगल का रोटेशन पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां इसने एक वैल्यू ली है एंगस्ट्रॉम में,
34 एंगस्ट्रॉम, हमने लिखा था 3.4 नैनोमीटर, दोनों वैल्यू ठीक है। नैनोमीटर में लिखेंगे तो 3.4, नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9, एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10। तो एंगस्ट्रॉम में लिखेगा तो 34 एंगस्ट्रॉम लिखेगा एक टर्न की लंबाई, जिसको बोलता है कि वो हेलिक्स का पिच है। द पिच वुड बी, पिच वो क्रिकेट वाला पिच नहीं है कि सर ये कह रहा है एनसीईआरटी कि पिच 34 एंगस्ट्रॉम, ये कौन से वाला पिच है, एक टर्न की लंबाई बताई थी पिच। हमने लिखा था डायग्राम में 3.4 नैनोमीटर, यहाँ लिखता है 34, दोनों याद करने हैं, मीनिंग एक ही है। एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 34, और ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर या फिर 0.34 नैनोमीटर। और यहां पर अब इसने ये नाम ले दिया, ये बोल दिया दिस फॉर्म ऑफ डीएनए, जो आपने फॉर्म पढ़ी, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म क्या कहलाती है, बी डीएनए कहलाती है। तो ठीक है, इसने बाकी के बारे में नहीं कहा, लेकिन ये बता दिया कि ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, ये कहलाती है बी डीएनए कहलाती है। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पर, मैंने कहा डीएनए के बारे में हमारी सारी जो कहानी है ये समाप्त होगी। एनसीईआरटी के जो पॉइंट थे वो भी इसमें जोड़ दिए पूरे। आपके एनसीईआरटी पढ़नी है, जो क्लास में पढ़ाया है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसका रिवीजन करना है, ये सब टिप्स पे आना चाहिए। और एनसीईआरटी में मैंने कहा वर्ड्स कई बार डिफरेंट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, तो उनको भी कंट्रोल में लेकर आना है। मोइटी वगैरह वर्ड थे, एंगस्ट्रॉम अलग से आ गया, उसका मीनिंग बता दिया। रिवाइज इट, एरर नहीं चाहिए, बार बार ये कहता हूँ एरर नहीं चाहिए। अब जैसे एग्ज़ाम नीट का हुआ है तो वो हमें क्या बता रहा है कि हमें एरर फ्री होना पड़ेगा, गलती करते रहेंगे तो हम उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे, मेरिट हाई रहती है, तो एरर फ्री होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टारगेट बना लो कि जो पढ़ाया गया उस पर कमांड आ जाए बस, और गलती रोकनी है। कमांड आएगी कैसे, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसको रिविजन्स चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग, एरर रोकने हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भागो, जितना कराया है बस उतना ही कर लो, उससे कुछ भी ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ा पेपर नहीं आ रहा है, बट यू मस्ट बिकम एरर फ्री। मिस्टेक रोकनी है, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा।